नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम फिरोज तुगलक जी के बारे में जानेंगे, उनके टॉपिक 2 के बारे में। इससे पहले हमने ऑलरेडी फिरोज तुगलक जी का टॉपिक 1 कवर किया है। आप उसे हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे फिरोज तुगलक जी का टॉपिक 2। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि उनकी नीतियां किस प्रकार से थी, उन्होंने क्या किन किन चीजों का निर्माण करवाया था, उन्होंने किन किन चीजों को संरक्षण दिया था। ठीक है ना, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण वाक्य हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं फिरोज तुगलक। आप सभी को पता है फिरोज तुगलक का ये हमारा जो है वो टॉपिक 2 है, टॉपिक 2। और इनका जो समय है वो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया। इनका समय 1355 ईस्वी से इनका जो शासन का समय है, और 1388 ईस्वी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि इनके जब इन्होंने अपना खुतबा पढ़वाया, खुतबे में इन्होंने अपने नाम के साथ साथ क्या है, अपने बेटे फतेह खां का भी नाम भी इन्होंने अंकित किया था। वहां तक हमने इनका टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट किया था। अब जो हम कर रहे हैं टॉपिक 2, तो उसके बाद में ये क्या करते हैं, सिंचाई व्यवस्था का निर्माण करते हैं। जबकि गयासुद्दीन तुगलक को सबसे पहले नहर निर्माण करने का, नहर खुदवाने का श्रेय प्राप्त है। किसको? गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले कार्य किया था। लेकिन उनके बाद में उन्हीं के वंशज फिरोज तुगलक ने भी इसी में सहयोग भी दिया था, और नहरों का भी निर्माण इन्होंने भी करवाया था सिंचाई व्यवस्था को लेकर। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने नहरों से सिंचाई व्यवस्था का विकास किया था। लेकिन इनके समय में जो विद्वान है, विद्वान कौन है, उनका नाम है अफीक। ठीक है ना, तो ये अफीक महोदय जो है विद्वान, फिरोज तुगलक जी के समय में ये क्या कहते हैं कि फिरोज तुगलक जी ने 2 नहरें बनवाई थी। क्या? 2 नहरें इन्होंने बनवाई थी। और वो नहरें कहां कहां पर बनवाई थी, ये जो हमें इतिहास में जानकारी देते हैं वो अफीक महोदय देते हैं कि भाई इन्होंने एक नहर यमुना नदी से सिरमौर, यानी नदी हो गई यमुना, और स्थान कौन सा है, सिरमौर के पास में इन्होंने खुदवाई थी। पहली नहर तो हो गई ये। दूसरी नहर का ये नाम लेते हैं कि सतलज नदी से दीपालपुर के पास, स्थान कौन सा है, दीपालपुर के पास इन्होंने खुदवाई थी। ये जो जानकारी है ये अफीक महोदय जी के द्वारा फिरोज तुगलक जी के बारे में जानकारी है। क्योंकि इन विद्वानों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं कि कौन से विद्वान ने ये वर्णन किया है, ये वर्णन किया है उस सुल्तान के बारे में या उस राजा के बारे में। इस तरीके से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। जैसे कि फिरोज तुगलक जी के बारे में किसने कहा कि इन्होंने 2 नहरें खुदवाई हैं। ठीक है, या फिर मिलान के लिए क्वेश्चन इनसे आते हैं कि कौन से सुल्तान के समय में कौन से विद्वान थे और उन्होंने कौन से वाक्य का वर्णन किया था। तो इसलिए आपने ये विद्वान जरूर याद रखने हैं। तो क्या था, अफीक जी ने 2 नहरों के बारे में हमें जानकारी दी, और नदियों के बारे में और स्थान के बारे में। इन्हीं के साथ में दूसरे विद्वान है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये क्या कहते हैं, फिरोज तुगलक ने 4 नहरें निकलवाई थी, ये जानकारी देते हैं 4 नहरें। और हमें इतिहास में ये भी जानकारी मिलती है कहीं कहीं पर कि इन्होंने 5 नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। और इन्होंने, फिरोज तुगलक जी ने फलों के 1200 बगीचों का निर्माण करवा, यानी निर्माण के लगवाए थे। ये जो फलों के बगीचे हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है। इन्होंने अपने बेरोजगार लोगों के लिए, फिरोज तुगलक जी ने अपने बेरोजगार लोगों के लिए क्या करा था, इनका एक दास था। ये बेरोजगार लोगों के लिए भी इन्होंने बेरोजगार दफ्तर का ब्यूरो, एक ब्यूरोकार दफ्तर रजिस्टर भी तैयार कराया था इन्होंने। लेकिन ये कार्य तो करते थे, लेकिन इनकी कुछ कमियां भी थी। कमियां कैसी थी कि वो ये, इनका एक दास था। हो सकता है ये पेपरों में पूछ लिया जाए, इसलिए मुझे लगा कि आपको जानकारी होना जरूरी है कि इनका दास था जो इनके समय में क्या था, अरीज मुमालिक था। अरीज मुमालिक था इनका एक दास, उसका नाम था वसीर मुल्तानी।
ये ऐसे शासक थे, सुल्तान थे कि ये अपने दास जो कि अरीज मुमालिक थे, वसीर मुल्तानी, उनके 13 करोड़ रुपयों को हड़प कर गए थे। यानी कि हड़प कर गए थे, यानी कि उनके लेकर दिए ही नहीं थे। तो ये इनके शासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण छोटी सी जानकारी है। तो इन्होंने और क्या करा था, इनकी जो नीतियां थी, फिरोज तुगलक की नीतियां क्या थी कि इन्होंने उलेमाओं को खुश करने के लिए, काजियों को खुश करने के लिए, क्योंकि ये कुरान के अनुसार, शरीयत के अनुसार शासन व्यवस्था शुरू करते थे, तो ये उनका हस्तक्षेप भी ज्यादा मानते थे। तो वो जो इन्हें निर्णय दे देते थे, ये उसी पे थोड़ा सा अमल भी करते थे, थोड़े से कट्टर भी थे ये। तो ये क्या थे, इन्होंने मुस्लिम स्त्रियों का संतों की मजार पर जाने और पूजा करने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी मेरे शासन के दौरान संतों की मजार पर या पीरों पर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे। यही वो पहले सुल्तान है, पहले क्या, इनसे पहले भी और भी सुल्ताने हैं जिन्होंने इस तरीके का जजिया कर ब्राह्मणों से लिया है। तो इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये कहते थे कि ये शरीयत के अनुसार नहीं है, इसलिए लगा दिया जाए। ये शरीयत को मानने वाले इंसान थे, तो इन्होंने क्या कहा कि शरीयत के अनुसार बच्चे, स्त्री और अपंगों को, इसको बच्चे, स्त्री और अपंगों को शरीयत के अनुसार कर से मुक्ति मिली हुई है। उन ये तीन हैं, बच्चे, स्त्री और अपंग आदमी, इनसे कोई भी कर शरीयत के अनुसार नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों से लिया जाएगा, क्योंकि वो शरीयत के अनुकूल नहीं है। इनके समय में घटना भी घटी थी जो इनके लिए है कि इन्होंने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था। ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था। क्यों जला दिया था? क्योंकि वो बेचारा केवल ये बोल रहा था इनके शासन के दौरान कि मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म दोनों ही पवित्र हैं। इसी बात पर ये ब्राह्मण को जिंदा जला देते हैं। ठीक है। इनके समय की अगर हम बात करें तो ये भवन निर्माण करने में और मरम्मत कराने में भी काफी अच्छे थे। ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम यही कहेंगे कि इन्होंने कुछ भवनों का भी निर्माण किया अपने समय में, या फिर उनका पुनरुद्धार किया अपने समय में। तो इनके समय में जब इन्होंने इन कार्य को आगे बढ़ाया कि भाई चलो भवनों का निर्माण किया जाए या उद्धार किया जाए, तो इनके जो वास्तुकार थे वो थे, इनके वास्तुकार थे मलिक गाजी सहना, और इनका शिष्य था अहमद, जो कि इनके समय में मुख्य वास्तुकार थे। किसके? फिरोज शाह तुगलक के। ये भी आपने याद रखना है कि वास्तुकारों से संबंधित और सुल्तानों के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वास्तुकार कौन से सुल्तान के समय में था, है ना। इसी कारण भाई भवन निर्माण और इसी कारण वास्तुकार के कारण इनकी तुलना, इसकी फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोम के एक सम्राट हैं अगस्टस, उनसे इनकी तुलना की जाती है। किससे? फिरोज शाह तुगलक की जो तुलना की जाती है रोम के सम्राट अगस्टस से की जाती है। इन्होंने क्या करा था भवन निर्माण में, जब इनका नाम है क्योंकि पुनरुद्धार करने में बहुत ज्यादा आगे थे, तो इन्होंने इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई क्या थी? हौजे इल्तुतमिश जी के द्वारा हौजे शमसी बनाई गई थी। इन्होंने उसी हौजे शमसी का पुनरुद्धार किया था, पुनरुद्धार यानी उसकी मरम्मत की थी, और अलाउद्दीन के द्वारा। याद रखना, क्योंकि ये इनकी नहीं है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो बनाने वाले कौन थे इसे? हौजे शमसी को इल्तुतमिश, लेकिन दोबारा उसकी मरम्मत करके बनाने का श्रेय दोबारा किसको मिलता है? फिरोज शाह तुगलक को। इसी क्रम में पूछा जाता है कि इस भवन का निर्माण किसने कराया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन में होते हैं इल्तुतमिश, फिरोज शाह, या और दो सुल्तानों के नाम उसमें जोड़ दिए जाते हैं क्रम से, और पूछे जाते हैं कि ए बी सी डी में कौन सा सही है। तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने बनाया था, मरम्मत फिरोज शाह तुगलक जी ने की थी। इसी प्रकार अलाउद्दीन के द्वारा हौजे खास बनाई गई थी, उसकी मरम्मत भी इन्होंने करवाई थी, और कुतुब मीनार की मरम्मत भी फिरोज तुगलक जी ने कराई थी, जो कि इल्तुतमिश जी के द्वारा बनी हुई थी। और इन्होंने क्या करा था अपने शासन के दौरान? अशोक के दो शिलालेख थे, याद रखना।
अशोक के 2 शिलालेख थे जो टोपारा मेरठ में थे, ये वहां से उठाकर इन्हें दिल्ली लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। और फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए एक बेरोजगार दफ्तर भी बनवाया था, और गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए फिरोज शाह तुगलक जी ने क्या बनाया था? दरुल सफा, यानी कि सरकारी अस्पताल दरुल सफा की भी स्थापना इन्होंने की थी। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने शासन के दौरान 36 राजकीय कारखाने लगवाए थे। क्या 36 राजकीय कारखाने भी इन्होंने जनता के लिए, उनके रोजगार के लिए इन्होंने लगवाए थे। और इन्होंने अपने शासन के दौरान दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। और दासों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है कि कौन से शासन के दौरान सबसे अधिक दास कौन से सुल्तान के थे? तो इनके दास सबसे अधिक थे, जिनकी संख्या इनके शासन के दौरान 1,80,000 पहुंच गई थी, जिनमें से 1,00,000 दास केवल राजमहल की देखरेख के लिए ही नियुक्त थे। ठीक है, इन्होंने, और दासों के, भाई देखो ये दास तो इनके में पहुंच गए थे। दूसरा, इन्होंने दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग और बना दिया था कि भाई ये दासों से काफी, समझ लो, दासों से बहुत प्यार करने वाले थे, तो उनकी देखभाल के लिए भी इन्होंने क्या बनाया? दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। दीवाने बंदगान की, यानी दासों की देखभाल के लिए इन्होंने दीवाने बंदगान लगा दिया। दीवाने बंदगान से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। इन्होंने अपने समय में, इनके समय में क्या थे? 2 विद्वान थे, जयाउद्दीन बरनी, जिन्होंने शम्से सिराज और अफीक, ठीक है ना, इनके समय के 2 विद्वान थे, एक तो बरनी जी और दूसरे थे अफीक, शम्से सिराज अफीक। इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक जी ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, कौन से विद्वान को किसने संरक्षण दिया था, तो ये आपने याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने बरनी और अफीक को संरक्षण दिया था। बरनी जी ने इनके शासन के दौरान तारीख फिरोजशाही लिखी थी। इनके पुस्तक से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। बरनी ने कौन सी किताब या कौन से ग्रंथ की रचना की है? तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी। याद रखना, फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही ये बरनी जी के द्वारा लिखी गई है, और अफीक जी के द्वारा तारीख फिरोजशाही। याद रखना, तारीख फिरोजशाही अफीक जी ने लिखी है, और तारीख फिरोजशाही भी और फतवाए जहांदारी भी ये बरनी जी के द्वारा लिखी गई हैं। स्वयं देखो, फिरोज शाह तुगलक स्वयं भी अपने आप में विद्वान था, विद्वानों का आदर भी करते थे, और अपने आप वो पुस्तकें यानी ग्रंथ भी लिखते। तो स्वयं इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा किस चीज में लिखी है? फिरोज ने खुद अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? फतुहात फिरोजशाही के नाम से लिखने वाली जो पुस्तक है, वो खुद स्वयं, जिसमें फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा लिखी हुई है, वो फिरोज शाह तुगलक जी ने ही लिखी है। तो ये विद्वानों को भी संरक्षण देते थे, विद्वानों को आदर भी करते थे, और खुद भी विद्वान से। इन सभी ग्रंथों और पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। होता क्या है, जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान थे, तो जब ये नगर कोट पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय वहां से 300, ठीक है, याद रखना, 300 संस्कृत ग्रंथ, कौन से संस्कृत ग्रंथ? ये वहां से ग्रंथ उठाकर लाते हैं, 300 संस्कृत ग्रंथ उठाकर ले आते हैं ये वहां से, नगरकोट से। और इनका जो राजकवि था, वो इन 300 संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करते हैं। किस में करते हैं? याद रखना, संस्कृत के ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करते हैं, और अनुवाद किस नाम से करते हैं? दयालते फारसी में अनुवाद करते हैं, जिसका नाम था, मेरे प्यारे साथियों यह याद रख लेना, दयालते
क्या दयालते दयालते फिरोज शाही। टेक्निकल एरर आ रहा क्या? आवाज। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखने 300 संस्कृत ग्रंथों को उठाकर लेकर आए थे और उनका फारसी में अनुवाद जो किया था इनके राजकवि ने किया था, लेकिन किस नाम से किया था? तो उसका नाम था दयालते दयालते फिरोज शाही। ठीक है, यहां पर स्पेस कम है, ये लिखना भूल गए मेरे प्यारे साथियों, माफी चाहूंगा, इसलिए मुंह जबानी आपको मौखिक बता देता हूं कि जब इन्होंने नगरकोट पर आक्रमण किया था तो वहां से 300 संस्कृत ग्रंथों को उठाकर लेके आए थे और उन 300 संस्कृत ग्रंथों का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। फारसी में अनुवाद जो किया था किस नाम से किया था? उसका नाम था दयालते फिरोज शाही। और इस इनको संस्कृत को जो फारसी में अनुवाद करने वाले थे वो फिरोज शाह तुगलक के राजकवि थे। राजकवि कौन थे? उनका नाम था अजाउद्दीन खालिद खानी। क्या? उनका इनके राजकवि का नाम था अजाउद्दीन खालिद खानी ने इन संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था फिरोज शाह तुगलक जी के शासन के दौरान। ये क्या है? ये अपने आप को खलीफा का, फिरोज शाह तुगलक जो थे अपने आप को खलीफा का नायब कहते थे। इन्होंने भी कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित यानी सुल्तान कहने का कभी साहस नहीं करा उलेमाओं के कारण, लेकिन ये खलीफा का नायब अपने आप को कहते थे। और इसी दौरान हेनरी एलियट और एलिफिंस्टन जो है, हेनरी एलियट जो विद्वान है, अंग्रेजी विद्वान है, ये क्या कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को उनके भवन निर्माण के कारण, विद्वान के कारण, ठीक है ना, और उनके जो जनता के प्रति प्रेम था, इसी कारण ये क्या करते हैं? हेनरी एलियट और एलिफिंस्टन फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहकर पुकारते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा गया है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। इसके बाद में क्या है? फिरोज शाह तुगलक की हो जाती है मृत्यु, और जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में 1388 ईस्वी में इनका पोता जो तुगलक शाह, इनका जो पोता है उसका नाम था तुगलक शाह, वो अब गद्दी पर बैठता है। जब वो गद्दी पर बैठता है तो किस नाम से? गयासुद्दीन के नाम से वो गद्दी पर बैठता है। इसके बाद में तुगलक वंश का, यानी कि तुगलक वंश जो है अब कमजोर होने की कगार पर था, विलुप्त होने की कगार पर था, नष्ट होने की पर। तो क्या है? ये जो थे ये कमजोर शासक थे, जो भी थे इनके उत्तराधिकारी कमजोर थे। तो इनके बाद में क्रम क्या का? अबू बकर। भाई गयासुद्दीन तुगलक के बाद में कौन कौन शासक बनते हैं? अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये क्रम शासक बनते हैं तुगलक वंश के। इनके बाद में होता क्या है? नसरुद्दीन जो कि 1394 से 1412 ईस्वी तक सुल्तान बनते हैं। गयासुद्दीन के बाद में नसरुद्दीन आते हैं जो कि 1394 से 1412 ईस्वी में वो सुल्तान बनते हैं। और इनका वजीर कौन था? नसरुद्दीन का वजीर था मुल्लू इकबाल। इनका वजीर था मुल्लू इकबाल, इनके जो शासन के दौरान इनका वजीर था। किनके? नसरुद्दीन। क्योंकि अब तुगलक जी से आगे क्रम बढ़ जाता है, उनके बाद में जो शासक बनते हैं वो तुगलक शाह यानी फिरोज शाह तुगलक के पोते बनते हैं, जो गयासुद्दीन के नाम से शासक बनते हैं। लेकिन होता क्या है? इनके बाद में क्रम और भी सुल्तान बनते हैं जिनका नाम आता है अबू बकर, नसरुद्दीन और अलाउद्दीन। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनके जो पोते हैं वो 94 में हट जाते हैं, 1388 से 94, लेकिन 94 में नसरुद्दीन बनते हैं। नसरुद्दीन 94 से 1412 ईस्वी तक बनते हैं। तो उसी दौरान इनके शासन में होते हैं मुल्लू इकबाल, इनके वजीर। ठीक है, इनके काल में मलिक सरवर जो कि एक किन्नर था, मलिक सरवर एक किन्नर था जो कि मलिक उस सर्क की उपाधि धारण करते हैं। याद रखना, मलिक उस सर्क की उपाधि धारण करते हैं। और इन्हीं के समय में
1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। किसका? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था यानी मंगोलों का, तो जो सुल्तान है वो तो भाग गए गुजरात की तरफ, और इनके जो वजीर हैं वो वरण यानी बुलंदशहर की तरफ भागते हैं। इस स्थिति का मौका उठाकर वो जो किन्नर है मलिक उस सर्क जो है यानी मलिक सरवर क्या करते हैं, जौनपुर को स्वतंत्र करा लेते हैं। चलो भाई, राजा तो भाग गए, सुल्तान भाग गए, हम अपना राज्य स्वतंत्र करो। तो जौनपुर को तो ये किन्नर आजाद कराते हैं, और ख्वाजा जहां वो क्या करते हैं, इसी दौरान गुजरात को स्वतंत्र करा लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है, दिलावर खां जो है, दिलावर खां धुरी मालवा को स्वतंत्र करा लेते हैं नसरुद्दीन के शासन के दौरान। नसरुद्दीन के समय में इनके जो एक इन्होंने एक पद की स्थापना की थी, एक विभाग की, जिसका नाम था वकील दर की स्थापना इन्होंने की थी। इनके बाद में तुगलक वंश का अंत होता है, और इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दौलत खां शासक बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको फिरोजशाह तुगलक जी के शासन के दौरान और शासन के अंतर्गत और इन्हीं क्रम में तुगलक जी के बाद में जो और सुल्तान बने थे उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। जो भी इनके शासन के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनके बारे में हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।